हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बोस्पोरस स्ट्रेट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था गंगा रिवर को लेकर के, तो गंगा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, उत्तराखंड स्टेट से इसका ओरिजिन होता है। उसके साथ में ही इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर का ओरिजिन भी यहीं से होता है, इसके वेस्टर्न पार्ट से। दोनों आपस में पैरेलल फ्लो करती हुई लास्ट में जो यूपी स्टेट है वहाँ पर आकर के मर्ज होती है। गंगा रिवर का जो ओरिजिन पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम जो है वो आपस में मर्ज होती हैं और फिर मेन गंगा रिवर के रूप में फ्लो होती हैं। ये छोटी जो स्ट्रीम है, इनके नेम, स्मॉल स्ट्रीम के जो नेम है आपको पता होना चाहिए। कौन से एरिया में, कौन से इंपॉर्टेंट साइट के कौन से इंपॉर्टेंट साइट पर आकर के आपस में मर्ज होती हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बद्रीनाथ से सबसे पहले अलकनंदा का ओरिजिन होता है और यहाँ पर फिर धौली गंगा रिवर आकर के मिलती है विष्णुप्रयाग में। फिर यहाँ पर नंदाकिनी जो रिवर है वो नंद प्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। फिर पिंडर गंगा आकर के मर्ज होती है कर्ण प्रयाग में। फिर मंदाकिनी जिसका केदारनाथ से ओरिजिन होता है वो रुद्र प्रयाग में आकर के अलकनंदा में मर्ज होती है। और फिर गंगोत्री से ओरिजिन होता है भागीरथी का, वो देव प्रयाग में आकर के अलकनंदा में मर्ज होती है। और फिर मेन गंगा के रूप में गंगा रिवर फ्लो होती है। तो ये स्टार्टिंग जो पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि यूपीएससी में एक बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि तक्षशिला, आप सभी को पता है महाजनपद एरा में एक इंपॉर्टेंट साइट थी। तो तक्षशिला जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर के बीच में सिचुएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी रिवर को स्टडी करो, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, चाहे आपको ईस्ट बैंक या फिर वेस्ट बैंक हो या फिर नॉर्थ बैंक या साउथ बैंक, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नेम ध्यान होने चाहिए। या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ उस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इस तरीके से जब आप ओवरव्यू करके किसी भी रिवर को या किसी भी एरिया को स्टडी करते हो तो फाउंडेशन जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए उनको सॉल्व कर सकते हो, स्पेसिफिक जो हमारे प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें। ओके, द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के है। रशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बोले हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो नेगोशिएशन, जो डिस्कशन चल रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मतलब मीडिएशन में यहाँ पर बेलारूस कंट्री, पोलैंड कंट्री जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में कि जो भी वॉर जैसी सिचुएशन है उसको ख़त्म किया जा सके। हालांकि रशिया ने अपनी तरफ से ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जो मेजर कंसर्न है, आप सभी को पता है कि वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन किया जा रहा था। तो यहाँ पर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये भी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको रशिया के जो भी मेजर कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि इस वॉर जैसी सिचुएशन को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो जो 10 मार्च को जो रिजल्ट आए हैं 5 स्टेट से उनको लेकर के है। अब सभी को पता है 5 स्टेट में जो जनरल इलेक्शन हुए उनमें से 4 स्टेट में बीजेपी को मेजोरिटी मिली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड में जो उनका सीएम फेस था वो उनको हार हुई है उनकी, तो उनको एक तरीके से अल्टरनेट किस तरीके से उनको वहाँ पर इलेक्ट करवा के लाया जाए और उनको सीएम बनाया जाए। दूसरी बात है मणिपुर की। मणिपुर में भी जो सीएम फेस उन्होंने रखा है उसको लेकर के कुछ विस्परिंग देखने को मिल रहा है। कुछ जो अदर लीडर्स हैं जिन्होंने वहाँ पर बीजेपी के लिए जो काम करते हैं, तो वो वहाँ पर किस तरीके से उनको अपने आप को लीडरशिप देना है, इसको लेकर के यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है। अब ये देखना होगा कि कौन वहाँ पर उनका सीएम फेस के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें शो कर रखा है कि देखो 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए जिसमें 4 स्टेट में बीजेपी को मेजोरिटी मिली, तो क्या कारण रहा। तो यहाँ पर कुछ कारणस बताए हैं, कुछ कोजेस की बात बताई गई है, जैसे वेलफेयर, रीजनल फैक्टर्स कुछ रहे जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर बूस्टअप देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रही, स्पेसिफिक कोविड के टाइम में जो स्पेसिफिक जो भी स्कीम रही उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ ये सारे जो बूस्टअप है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर अभी हमारे इंडिया से एक मिसाइल जो है
वो एक्सीडेंटल तरीके से लॉन्च होती है और पाकिस्तान में जाकर के, जिसमें टेक्निकल माल फंक्शन का यहाँ पर कोज बताया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो लैंड होती है और वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर के जो इस्लामाबाद है उन्होंने इंडियन जो हमारी चार्ज अफेयर्स जो कमेटी है या चार्ज अफेयर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सारी इसको लेकर के जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो अवेयर करवाई हैं कि इस तरीके का एक्सीडेंटल इंसिडेंट देखने को मिला है पाकिस्तान में। इसको लेकर के आपको जो भी जानकारी लेनी है, जो भी इंक्वायरी करनी है वो करवाई जानी चाहिए। हालांकि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट है कि टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि मैरीन पुलिस की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट वहाँ पर उन वैकेंसीज में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में आप सभी देखते हो कि डीप ट्रोलिंग एक मेजर इशू है और मैरीन पुलिस की वैकेंसीज होने की वजह से जो भी लोग, जो भी फिशरमैन ये डीप ट्रोलिंग करते हैं उनको काउंटर करना, उनको एक तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमें ये जो फिशिंग ट्रोलर्स हैं इनको प्रोहिबिटेड जोन में जाने से अगर हमें रोकना है तो हमारे पास में मैरीन पुलिस की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो हमारे प्रोहिबिटेड जोन है जहाँ पर जाना मना है, उसकी अगर वहाँ पर जो फिशरमैन अपने डीप ट्रोलिंग इशू वहाँ पर रेगुलेट करते रहते हैं तो इसकी वजह से जो एंडेंजर्ड ओलिव रिडली टर्टल्स, सी टर्टल्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सीकरी को ये बोला है कि चार धाम प्रोजेक्ट जो है उस पैनल को लीड करने की यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर जज जस्टिस A.K. सीकरी को बोला है कि जो हाई पावर्ड कमेटी हमने बनाई है कि चार धाम रोड प्रोजेक्ट, जिससे हिमालय को क्या एक तरीके से थ्रेट मिल सकती है, या फिर अगर हम देखें तो इसकी वजह से क्या क्या एनवायरनमेंट लेवल पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी को ओवरव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसका अप्रूवल इसलिए लिया था क्योंकि जो एनवायरनमेंट लिस्ट है उन्होंने तो इसको लेकर के रिफ्यूज़ किया था कि अगर आप वहाँ पर रोड के एरिया को एक्सपेंड करोगे, और हम काफ़ी लेवल पर वहाँ पर देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड जैसे इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं हिमालयन रीजन में। इसका मेजर रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव माउंटेन है, क्योंकि अभी यंग माउंटेन है, एक तरीके से सेटल अच्छे से नहीं हुआ है और उसके पहले ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ये जो इशू है वो लैंडस्लाइड जैसे इशू जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। इसी को लेकर के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको मना किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एक बेसिक प्रोविज़न रखा कि हम चार धाम प्रोजेक्ट इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ को हम सिक्योर कर सकें, ताकि इंडिया चाइना एरियाज़ तक हमारे जो भी वेपन्स हैं, जो भी हमारे डिफेंस सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ईजिली हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये बेसिक रीजन बताया। और जब सिक्योरिटी की बात आती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको मेजरली फोकस करके इस तरीके के जो अलाउ है, परमिशन जो है वो दी जाती है। अब यहाँ पर कमेटी बनाई गई है कि वो कमेटी ओवरव्यू करेगी कि इसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, हिमालयन रीजन जो काफ़ी एक्टिव है उसको भी ज़्यादा यहाँ पर इशू देखने को ना मिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो देखो शो कर रखा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट में इलेक्शन हुई है उसको लेकर के, तो 5 स्टेट में से 4 स्टेट में मेजोरिटी आई बीजेपी की और एक स्टेट में आम आदमी पार्टी का यहाँ पर स्विंग देखने को मिला है। यहाँ पर शो कर रखा है कि क्या कारण रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहाँ पर, तो उन दोनों को लेकर के एक फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला, जिसकी की वजह से कंप्लीट यहाँ पर स्वाइप देखने को मिला और आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी दी गई है पंजाब स्टेट में। यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ओपन किया गया है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल में बताया कि टूरिज्म सेक्टर जो है, टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा बिग रिलीफ मिलेगा। ये सारे जो ओपन किया गया है, जो हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको ओपन किया गया है, उनसे इन सारे सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के है। राइटर ने जो आर्टिकल की शुरुआत की है वो अभी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन में एक इशू देखने को मिला कि 3 मार्च को वहाँ पर जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन में, ज़पोरिजिया
यूरोप का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ के आसपास वाले रीजन में कुछ फायरिंग देखने को मिली। कारण आप सभी को पता है कि रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो वहाँ का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से एक मेजर बात सामने ये आई कि अगर ये फायर इंक्रीज होती है तो जो कूलिंग सिस्टम है यहाँ के न्यूक्लियर प्लांट का वो इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से जो फ्यूल है वो एक स्प्रेड होगा, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होगी, एक मेजर डिजास्टर यहाँ पर सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से लकी रहे और ये जो इशू है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन 11 साल पहले 2011 में 11 मार्च 2011 को जापान में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर इसी तरीके का एक्सीडेंट देखने को मिला, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद में वहाँ पर सुनामी आई और सुनामी की वजह से वो न्यूक्लियर प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से हालांकि जो रिएक्टर है उसको क्विकली शट डाउन किया गया, लेकिन उसका जो भी कूलिंग सिस्टम है उसको एक तरीके से एक प्रोसीजर को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और उसी की वजह से जो सुनामी की वजह से वो सारा इशू है, उसका जो भी एक डिफेंस सिस्टम है, जो भी उसका न्यूक्लियर प्लांट का जो मेन कोर सिस्टम है वो इफेक्ट हुआ, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा इशू देखने को मिला। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इंडियन गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिजास्टर के बारे में आर्टिकल की शुरुआत की गई है कि काफ़ी डिजास्टर्स नेचर है ओके न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को 15 दिसंबर 2021 को कि हम इसी तरीके के 10 जो रिएक्टर्स हैं वो बनाएंगे, और इसमें जो भी मेजर पार्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रांस, यूएस और रशिया से। ओके, अब यहाँ पर पोस्ट फुकुशिमा ग्लोबल और नेशनल ट्रेंड ये देखने को मिला है इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। ओके, such a policy seems misguided. Nuclear power is neither an economical source of electricity nor a viable route to meeting India's climate goals. यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक रिकॉग्निशन दी है कि हम और न्यूक्लियर प्लांट्स एस्टेब्लिश करेंगे, तो इसको लेकर के राइटर का ये बोलना है कि ना तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको कंप्लीट कर पाता है, और हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं जैसे 2070 तक हमने डिसाइड किया है कि नेट जीरो एमिशन हम करेंगे, इसके अलावा 2030 तक हमने डिसाइड कर रखा है कि 50% जो भी एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से गेन करने की कोशिश करेंगे। तो ना तो हमारे क्लाइमेटिक गोल्स को ये इफेक्ट करेगा, उसको सिक्योर कर रहा है, और ना ही जो इकोनॉमिकल सोर्स है उसको एक तरीके से स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पर अपने आप को इस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत क्या है, इसके बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, अलग अलग सेक्टर में ये बताया गया है कि अगर हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं तो इस तरीके के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या फिर अदर पावर प्लांट्स हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो भी काफ़ी कम होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी जो मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उस पर काफ़ी कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस के साथ में 2008 में हमारी एक एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ था, उसी के बाद में फोकस किया जा रहा था न्यूक्लियर एनर्जी को हम एक तरीके से बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमारे इस एग्रीमेंट का, लेकिन कोई भी यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो इंडिया को अपना जो अल्टरनेट सोर्स है उसी के ऊपर, जैसे कि इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट्स है कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसका इंडिया को यूज़ करना चाहिए, और उसी के बेसिस पर हमारे जो भी टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए, और जो भी इश्यूज हैं उनको ध्यान में रख करके कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर अदर कंट्रीज़ में देखने को मिला तो इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, और इसको अगर हमें ख़त्म करना है तो इस तरीके के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो एस्टेब्लिश नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। अभी आईपीसीसी की अगर हम 6th स्टेटमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेजर फोकस किया गया है कि हमें जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर मेजर फोकस करना होगा, नहीं तो ये जो इशू हैं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हर सेक्टर जो है वो इससे इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, नेक्स्ट जो एडिटोरियल पेज है पेज नंबर 9, 10, यहाँ पर जो भी 5 स्टेट्स में क्या रिजल्ट रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज रही, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्पेसिफिक कोविड के टाइम में क्या वर्क किया, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि किस स्टेट में किस पार्टी को जो मेजोरिटी मिली है उसका मेजर रीजन यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो अभी 5 स्टेट्स में जो रिजल्ट आए हैं
जनरल इलेक्शन के, तो इसके बाद में ये बताया गया है कि राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी है वो हो सकता है कि अपना जो अपोजिशन लीडर की जो पोस्ट है उसको खो दे, क्योंकि जितनी भी सीट होती हैं उसमें 10% जिसके पास में सीट है, जिस पार्टी के पास में सीट है, वो ही अपनी जो अपोजिशन लीडर की पोस्ट है उसके पास में बनी रह सकती है। तो अभी हमने ये देखा है कि हर स्टेट में क्लीन स्वीप देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी का। इसके अलावा जो यहाँ पर शो किया गया है कि जो अकाली दल जो है, जो पंजाब स्टेट से अपने आप को रिलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंगल मेंबर हो सकता है कि राज्यसभा में उनका सिंगल मेंबर भी नहीं देखे, क्योंकि पंजाब में हमने आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी में देखा है। इसके अलावा वहाँ पर जो बची हुई सीट्स हैं जो अदर पार्टीज़ के पास में आई हैं, तो यहाँ पर जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन उनसे रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जब उनकी सीट ही नहीं है, यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है स्टेट में, तो हो सकता है कि राज्यसभा में उनका एक भी मेंबर ना जा पाए। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको लेकर के भी शो किया गया है कि बीजेपी के पास में इतनी मेजोरिटी है कि वो वहाँ पर अपना जो नॉमिनी है उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। आप सभी को पता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें जो लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। उनके थ्रू ही जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये बता रखा है कि जो अपोजिशन लीडर की जो पार्टी है, अपोजिशन लीडर की जो पोस्ट है वो टोटल स्ट्रेंथ का 10% जिस पार्टी के पास है उसके पास में लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन होती है। तो उसको होल्ड करने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है उस अभी प्रेजेंट टाइम में हाउस की जो करंटली स्ट्रेंथ है वो 237 है, जिसमें से करंट टैली अगर हम बात करें तो 34 से 26 तक कांग्रेस पार्टी की सीट आ सकती है, जिसकी वजह से जो उनकी मेजोरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब उस पोस्ट को उनको मेंटेन करने के लिए 24 या 25 मेंबर उनके पास में होने चाहिए राज्यसभा में, तभी जाकर के उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन है वो रेगुलर उनके पास में रह पाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमने एक लैंसेट रिपोर्ट देखी थी और उसमें हमने ये देखा कि कोविड के टाइम में जो डेथ हुई उनको लेकर के पूरे वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने शोज हैं डाटा वो शो किए थे। इसके अलावा इंडिया में कितना रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया में कितनी डेथ देखने को मिली कोविड के टाइम में, ये यहाँ पर शो किया गया था। तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बताया है कि जो भी लैंसेट रिपोर्ट के जो भी डाटा थे, जो भी फिगर्स थे वो फॉल्टी थे। उन्होंने अपने लेवल पर अपने तरीके से, जैसे न्यूज़पेपर में कोई जो रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर में कोई भी डाटा पब्लिश हो रहे हैं, उन सभी का यूज़ करते हुए ये सारे जो डाटा हैं, ये सारी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ऑफिशियल बेसिस पर कि कोविड से इफेक्ट होकर के कितने लोगों की डेथ हुई ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था, तभी जाकर के ये जो रिजल्ट है वो बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकते थे। यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है उसको लेकर के 15 राउंड की जो मिलिट्री टॉक्स है वो स्टार्ट हो गई है। डिस्कशन चल रहा है कुछ पॉइंट्स को लेकर के कि यहाँ पर हम किस तरीके से हमारी जो आर्मी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो इश्यूज हैं बॉर्डर इश्यूज उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बॉर्डर जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बॉर्डर इश्यूज टाइम रहते हुए नहीं सॉल्व होते हैं तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन जैसी जो सिचुएशन है वो बन सकती है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो यूएस के जो एलीज हैं, यूएस एलीज टू एंड नॉर्मल ट्रेड टाइज विद रशिया। यहाँ पर यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस और G7 ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड लेवल पर जो भी नॉर्मल ट्रेड रिलेशन है रशिया के साथ में उनको एक तरीके से कोशिश करेंगे, ताकि रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे ताकि यूक्रेन के जो ऊपर जो इन्वेजन किया है रशिया ने उसको काउंटर किया जा सके। यहाँ पर G7 रिलीज्ड ए स्टेटमेंट शॉर्टली आफ्टर मिस्टर बाइडेन स्पीच अनाउंसिंग दीज मेजर्स। यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करेंगे कि रशिया को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दिया हुआ है उसको डिनाई किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस डेजिग्नेशन जो है उसका मतलब ये होता है टू कंट्रीज हैव एग्रीड टू ट्रेड विद ईच अदर अंडर द बेस्ट पॉसिबल टर्म्स। मतलब जितना ज़्यादा हो सके दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के साथ में ही अपना ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मतलब मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है वो इंडिया ने भी डिनाई कर दिया था जब कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर अटैक देखने को मिला या टेररिज्म जैसे इशू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, तब इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग दे रखा था, जो एक डेजिग्नेशन दे रखा था उसको डिनाई कर दिया था।
अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है, तो हर जो प्रोडक्ट है, मान लो कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के साथ में ट्रेड करें, अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको कम से कम मेंटेन करने की कोशिश की जाए, ताकि इससे क्या होता है कि बॉर्डर एरियाज में जो इशूज हैं वो भी सोल्व होते हैं और जो हेल्दी रिलेशंस है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर रशिया को काउंटर करने के लिए कुछ टाइम पहले भी हमने देखा कि जो यूएस है उन्होंने जो भी इंपोर्ट है, जो भी वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को काउंटर करने की कोशिश की रशिया के साथ में। इसके अलावा इससे सबसे ज़्यादा हमने ये भी डिस्कस किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजर रीज़न ये है कि नेचुरल गैस के ऊपर, रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जर्मनी कंट्री की। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया है आज के द हिंदू का। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी बेसिक फैक्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।